हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज वेल एज ट्रांसमिशन लाइन। हम यहाँ पे आज सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसमिशन लाइन के जो सीक्वेंस नेटवर्क्स बनेंगे उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस मशीन की तरफ मशीन को देखते हैं। इसके लिए कंसीडर ए 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। मान लीजिए सिंक्रोनस जनरेटर का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है EA, EB एंड EC, सिंक्रोनस इंपीडेंस है ZS, ठीक है। करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, जनरेटर है चूंकि। अच्छा, टर्मिनल ए का वोल्टेज VA है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। टर्मिनल बी का वोल्टेज क्या है, VB है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड टर्मिनल सी का वोल्टेज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VC। इसी तरह न्यूट्रल का वोल्टेज है, न्यूट्रल पॉइंट का वोल्टेज है VN विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। न्यूट्रल में इंपीडेंस मान लीजिए कनेक्ट है, जो न्यूट्रल का इंपीडेंस है किसी वायर से कनेक्ट है, न्यूट्रल अर्थिंग रॉड से कनेक्ट है, उसका इंपीडेंस ZN है। IN न्यूट्रल में करंट जो फ्लो कर रही है वो है, IA, IB, IC फेस करंट है। अच्छा, ये VA वोल्टेजेस जितने हैं वो सारे के सारे फेस वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में अगर फॉल्ट होता है, इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड लोड, कोई भी अनबैलेंस्ड लोड यहाँ पे कनेक्ट है, फॉल्ट हुआ, तो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस है EA, EB एंड EC, ये हमेशा बैलेंस्ड होंगे, बट टर्मिनल वोल्टेजेस एंड करंट्स विल बी अनबैलेंस्ड, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिटिकल लाइन है, इसको हम यहाँ पे अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनबैलेंस कंडीशन में इंड्यूस वोल्टेजेस जो EA, EB एंड EC है वो कैसे बैलेंस्ड रहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर एक बना हुआ है, फेज A, फेज B एंड फेज C, ठीक है। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पे तीनों वाइंडिंग्स होती हैं इनकी, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनस जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF पर फेज का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF पर फेज इज इक्वल टू √2π n फेज, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, F दैट इज फ्रीक्वेंसी, KW वाइंडिंग फैक्टर, शॉर्ट पिच या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, Φf फ्लक्स पर पोल, ठीक है। एज 3 वाइंडिंग्स आर आइडेंटिकल, जो तीनों फेजों में, फेज A, फेज B और फेज C में जो भी वाइंडिंग्स है वो आइडेंटिकल है। मतलब क्या है उसका आइडेंटिकल का, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हर फेज में, हर फेज की वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, एंड सिमिलर पैटर्न दैट इज शॉर्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड भी। चाहे वो पूरे जनरेटर में वाइंडिंग्स जो है प्रत्येक फेज के लिए, एवरी फॉर ईच फेज, चाहे वो शॉर्ट पिच होंगी या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पिच होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी फेज A के लिए शॉर्ट पिच होगा, फेज B के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा सेम होगा, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ईच फेज इज सेम। इसको समझिए, E इक्वल टू √2π P, पाई ये कांस्टेंट √2π। n फेज पहले कह दिया, हर फेज पे नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है तो n फेज हो गया। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू PN/120, नंबर ऑफ पोल फॉर ईच फेज इज सेम, भाई पूरी मशीन में नंबर ऑफ पोल सेम है। एंड स्पीड जो है वो प्रत्येक फेज के लिए सेम ही है, रोटर की स्पीड है, ये तो रोटर या उसकी स्पीड है, ठीक है। अच्छा, KW वाइंडिंग फैक्टर, चाहे शॉर्ट पिच हो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों में ही KW की वैल्यू प्रत्येक फेज के लिए बराबर होगी। फ्लक्स Φf पर पोल वो भी बराबर होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि चाहे तीनों फेजों में जो वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं कहीं भी अनबैलेंस लोडिंग पे या फॉल्ट पे, कहीं भी ये डिपेंड नहीं कर रहे। चाहे तो इसके लिए फॉल्ट कंडीशन में भी हमारा जो इंड्यूस्ड EMF का पर फेज इंड्यूस्ड EMF है, मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू E, तीनों फेजों में E, इसमें भी E, ठीक। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। हम ये जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है उसमें वाइंडिंग्स क्या होती हैं, 120 डिग्री पे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड होती हैं। तो फेज A में जो वोल्टेज है, फेज B में वोल्टेज, फेज किसी, तो फेज B का वोल्टेज 120 डिग्री, देखिए जो फेज B की वाइंडिंग है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड है, लैगिंग पे फेज A से। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल A वाले फेज A में जो वोल्टेज है उसके एंगल से -120 डिग्री
लैग करेगा। ठीक है, तो ये अगर 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा -120 डिग्री। ठीक, इसी तरह फेज सी की जो वाइंडिंग है, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो फेज ए वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ से 120 डिग्री लीड कर रहा है, या फिर ये कह दें फेज बी वाली वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उससे 120 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +120 डिग्री। ठीक, ये हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड्स की बात हो गई, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट जो उसका एंगल है, फेज वोल्टेजेस का एंगल है, वो भी बात हो गई। अब तीसरा आता है फेज सीक्वेंस की बात। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कोई भी जनरेटर हमारा सर्किट में आ रहा है तो हमारी जो ग्रिड कनेक्टेड है, कई सारे जनरेटर कनेक्टेड है, तो हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। वहां पे जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो फेज सीक्वेंस चेक करते हैं। फेज सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं, जो बाकी अल्टरनेटर्स हैं, बाकी जो जनरेटर्स हैं जिस ग्रिड पे कनेक्ट है उसका सीक्वेंस क्या है, उसी सीक्वेंस में हम इसको करते हैं, उसी सीक्वेंस हम कनेक्ट करते हैं। तो जनरली जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है वो इस तरह होता है। फेज ए में जो वोल्टेज है वो 0 डिग्री, फेज बी लैग करता है, फेज सी फेज ए से लीड करता है। तो इसमें क्या हुआ कि इस वाले मतलब जो फेज सीक्वेंस एबीसी होता है, इस केस में इस जो फेज मतलब ये हो गया ई ए इज इक्वल टू ई एट द एंगल 0 और ई बी एट द एंगल ई बी इज इक्वल टू ई एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री एंड ई सी इज इक्वल टू ई एट द एंगल ऑफ +120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, मतलब पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एबीसी सीक्वेंस, एबीसी सीक्वेंस। ठीक है, और यही सीक्वेंस हमारे जो भी पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स हैं उसमें यही सीक्वेंस होता है ए बी सी, मतलब फेज ए फिर उसके बाद फेज बी फिर उसके बाद फेज सी, ये चीज है। ठीक है, अच्छा इस फेज सीक्वेंस में क्या होता है, इस फेज सीक्वेंस में जो हमारा जनरेटर आर्मेचर एमएमएफ है, इन आर्मेचर एमएमएफ है वो रोटेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर, मतलब आर्मेचर एमएमएफ रोटेट्स इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर। और ये केस क्या था, जब आर्मेचर एमएमएफ रोटेट कर रहा था रोटर के डायरेक्शन में ही, तो उस फेज में, उस केस में क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस। तो मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे कि जो हमारा पॉजिटिव जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस में ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाकी में ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो अनबैलेंस्ड कंडीशन है उस पे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यही कि इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड लोड, कोई भी अनबैलेंस्ड लोड हुआ तो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस आर ऑलवेज बैलेंस। देखिए ये हमेशा बैलेंस है, ना इनके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ना ही इसके एंगल्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना इसके फेज सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका क्या एक रिजल्ट निकल के आया कि हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है सीक्वेंस मशीन में वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज के लिए होता है। क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस हमारा एबीसी से मैच करता है, सीक्वेंस एबीसी से मैच करता है, जो कि ग्रिड का जो पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स है उसके सीक्वेंस के बराबर सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑलवेज बैलेंस हमने देख लिया, अब टर्मिनल वोल्टेजेस कैसे अनबैलेंस्ड होंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ZS, ये ZS, ये ZS सिंक्रोनस इंपीडेंस।
ये ई ए, ई एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये वाला प्लस प्लस ये प्लस, ई एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री, ये वाला ई एट द एंगल ऑफ +120 डिग्री। ठीक है, करंट जो है आई ए आई बी और ये आई सी। ठीक है, अच्छा न्यूट्रल यहाँ से निकला, ये गया। ठीक, अच्छा अब आप मान लीजिए हमारा जो लोड है वो भी स्टार कनेक्टेड लोड है। ठीक, ये हमारा आया, ये आया, ये हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ये भी ए डैश बी डैश और ये सी डैश, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इसका न्यूट्रल इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों न्यूट्रल ये कनेक्ट, एन डैश ये एन, ये। अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा कि अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मैग्नीट्यूड, एक रफ कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट और ये भी 100 वोल्ट। ठीक है, और जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस है वो मान लीजिए 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। वाइंडिंग्स सारी आइडेंटिकल है, इसलिए जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस होंगे वो भी इक्वल होंगे पर फेज में। ठीक है, अब सपोज करिएगा अगर यहाँ पे हमारे पास ये अनबैलेंस्ड लोड है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा 4 ओम का है और ये हमारा बी वाला 9 ओम का है और सी वाला 19 ओम का है। ठीक, तो इसमें जो करंट्स आएंगी, अब ये देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, ये वी ए डैश टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज वी बी और इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज वी सी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है वी ए वी बी और वी सी की क्या वैल्यू आएगी और आई ए की क्या वैल्यू आएगी। तो न्यूट्रल्स मान लीजिए आपस में कनेक्ट है या फिर ग्राउंडेड है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लूप ए, ये इस लूप में अगर हम देखते हैं लूप 1 में, तो क्या आएगा सर्किट के हिसाब से हमारा करंट आई ए इज इक्वल टू 100 अपॉन ये वोल्टेज हो गया 100, ZS इज इक्वल टू 1 और ये 4 ओम, 1 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 एम्पियर। जो आई ए की वैल्यू आई वो आई 20 एम्पियर। इसी तरह आई बी की वैल्यू अगर लेते हैं हम, ये सर्किट हमारी कहां से कंप्लीट हो रहा है, ये वाली, ये सर्किट लूप 2 में अगर हम देखें आई बी इज इक्वल टू 100, क्योंकि वोल्टेज इक्वल है 1 ओम प्लस इस पे जो इंपेडेंस कनेक्ट है वो कितना है 9 ओम का इंपेडेंस कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया 10 एम्पियर। ठीक, इसी तरह हम आईसी अगर देखते हैं इस वाले सर्किट से, ये आईसी यहां से ये और ये लूप नंबर 3 में आईसी इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस सी में कहता है 19 ओम, दैट इज ये हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, करंट्स हमारी अनइक्वल हो गई, अनबैलेंस लोड में करंट्स हमारी अनइक्वल हो गई। ठीक, तो अच्छा अब जो वोल्टेजेस आएंगे इसमें क्या आएगा, आई ए पे वोल्टेज वी ए क्या आएगा 20 इंटू वी ए इज इक्वल टू 20 इंटू 4 ओम 80 वोल्ट, वी बी इज इक्वल टू वी बी करंट कितनी आई बी की फ्लो कर रही है 10 इंटू 9 90 वोल्ट और ये वीसी कितना आ जाएगा 19 है, 19 और करंट आईसी कितनी है 5, वोल्ट। तो ये वोल्टेजेस देखिए हमारे टर्मिनल वोल्टेजेस भी अनबैलेंस्ड हो गए, अनइक्वल हो गए। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेजेस हमारे अनइक्वल हो गए और करंट्स हमारी भी अनइक्वल हो गई। तो क्या हमें मिला, रिजल्ट हमें ये मिला कि सिंक्रोनस मशीन में चाहे वो जनरेटर हो या चाहे मोटर हो, फॉल्ट कंडीशन में या अनबैलेंस्ड कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है पर फेज
वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, और वो हमेशा बैलेंस्ड होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड की बात करे और चाहे वो एंगल की बात करे। लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो सारे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अनइक्वल हो जा रहे हैं और करंट्स भी सारी की सारी अनबैलेंस हो जाएंगी। यहाँ देखिए करंट भी अनइक्वल हो गई। अब हम लोग जो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा सिंक्रोनस मशीन में, अब हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए कैसा नेटवर्क बनेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने ये देखा कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था सिंक्रोनस मशीन के केस में, जनरेटर केस में, वो केवल कहां पे था, पॉजिटिव सीक्वेंस में था। तो हम पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा। ये हमारा Z1 हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस। ये E एट द एंगल 0, E एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री और ये E एट द एंगल ऑफ +120 डिग्री। और इसका न्यूट्रल कनेक्ट है जनरेटर का, मान लीजिए न्यूट्रल इंपेडेंस क्या है, वो Zn है, ठीक। न्यूट्रल करंट जो फेस पर फेस करंट है वो क्या है, IA है, IA नहीं I1। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं तो I1, IA1, ये IB1 और ये IC1, ठीक है। ये हमारी करंट्स हैं, सरफेस करंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया जो वोल्टेजेस, इनके टर्मिनल वोल्टेजेस पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो क्या है, ये फेज ए हो गया, ये फेज बी हो गया, फेज सी हो गया, ABC फेज है। यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टर्मिनल वोल्टेजेस सारे लिए जाते हैं। तो फेज ए का वोल्टेज क्या आ गया, ये टर्मिनल वोल्टेज VA, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज VA। इसी तरह से फेज बी के लिए क्या आ जाएगा, VB। इसी तरह फेज सी के लिए ये भी निगेटिव VC, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेजेस हमारे ये हैं, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए है तो 1 2 एंड 1 VB1, ये VC1, ठीक है। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेजेस हमारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। टर्मिनल वोल्टेज है कितने, फेज ए का VA1 है, फेज बी का VB1 है और फेज सी का VC1। ये सारे के सारे ग्राउंड में। मैं जानबूझकर यहाँ पे न्यूट्रल को अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो न्यूट्रल में करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, IN है, और इसके क्रॉस न्यूट्रल पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, VN, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए नेटवर्क तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट पे जो करंट आएगी, मतलब IN की वैल्यू हम निकालते हैं पहले। सबसे पहले IN इज इक्वल टू IA1 प्लस IB1 प्लस IC1, ठीक है। तो IA1 क्या हो गया, I1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। IB1 क्या हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हम समझते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए क्या होता है, IA1 एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री या अल्फा स्क्वायर IA1, ठीक है। IC1 क्या हो जाता है, अल्फा IA1, ठीक। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए आप, I1A1 प्लस अल्फा स्क्वायर IA1
प्लस अल्फा IA1। तो IA1 को कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0। तो ये हमारी न्यूट्रल करंट इस तरह हो गई 0। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में कोई न्यूट्रल करंट फ्लो नहीं करती है, न्यूट्रल करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वोल्टेज है न्यूट्रल पे वो क्या है, Vn इज इक्वल टू माइनस ऑफ Zn In, यही है। अब चूंकि In की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो माइनस Zn इंटू 0, ये हमारा 0 वोल्ट। मतलब न्यूट्रल पे वोल्टेज जो आ गया वो 0 वोल्ट है, मींस न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट हो गया ग्राउंड से। इस Zn का कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए। तो इसको हम अब इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने पहले जानबूझ के नहीं कनेक्ट किया था, मैं दिखाना चाह रहा था कि In 0 होगी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के केस में, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब इसको भी हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि In 0, तो इसको ओपन कर दिया हमने पूरा। अब नेटवर्क बनाते हैं पर फेज के लिए। ये वाली सर्किट लीजिएगा, देखिएगा न्यूट्रल पे है हमारा ए फेज, ये है। फिर क्या कनेक्ट है, Z1 कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या कनेक्ट है, प्लस E, ये कनेक्ट है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। और ये हमारा ए फेज हो गया। न्यूट्रल किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट है, ये हो गया। न्यूट्रल हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। तो वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज VA1, ये हमें मिल गया हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया E। ठीक है। अच्छा, अब जो करंट फ्लो कर रही है हमारी, देखिए किधर, टर्मिनल ए की तरफ फ्लो कर रही है, IA1 इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है। ये IA1 इस तरह फ्लो कर रही है। अब इसमें लगाइए लूप, तो माइनस E प्लस Z1 IA1 प्लस VA1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहे हम इसको E1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज था वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए था। ये भी E1 भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, या E भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है। VA1 इज इक्वल टू E, अभी कंफ्यूजन हटा ही देते हैं, E माइनस Z1 IA1, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज के लिए इक्वेशन निकल के आएगा। अब हमें इक्वेशंस नहीं याद रखनी, हमें नेटवर्क को याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इस सर्किट से निकल गया है। लेकिन जनरली हमको ज्यादा यूज जो आएगा, हम इसको पलट देते हैं इस नेटवर्क को इस तरह से। कैसे, अगर इसको हम ग्राउंड को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ ग्राउंड हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे जो कनेक्ट है, पहले क्या कनेक्ट है, प्लस माइनस कनेक्ट है, किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये हो गया E, और ये माइनस कनेक्ट है, ठीक है, प्लस फिर इसका क्या कनेक्ट है, इंपिडेंस के फॉर्म में लिखते हैं, बना देते हैं। ये हमारा Z1 कनेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा ये टर्मिनल ए है, ठीक। तो ये हमारा हो गया VA माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ठीक, प्लस, और ये ग्राउंड माइनस हो गया, ठीक। करंट क्या फ्लो कर रही है, ये IA1 टर्मिनल ए की तरफ,
तो ये हमें ज़्यादा यूज आएगा हमारी सर्किट में। इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए सिंक्रोनस मशीन के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क तरफ। हमने ये देखा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए होता है। एबीसी जो हमारा एबीसी सीक्वेंस था उसी के लिए था, और वो एबीसी सीक्वेंस कहां से क्या था? पॉजिटिव सीक्वेंस था केवल। ठीक है, इसलिए नेगेटिव सीक्वेंस में हमारा कोई भी जनरेटेड ईएमएफ नहीं होगा। ये हमारा ग्राउंड हो गया। फिर से कनेक्ट करते हैं। ZN को करंट सारी आई अपनी आ क्या होगी? 2 होगी। IA2, IB2, ये IC2। अच्छा, एक चीज यहां पर रह गई, Z1 की वैल्यू क्या होगी? Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी? RA प्लस JX डबल डैश सब ट्रांजिएंट। ये हमने देखा था अपने कौन से लेक्चर में? सिमेट्रिकल फॉल्ट वाले लेक्चर में। और RA प्लस JX सिंगल डैश ये ट्रांजिएंट, और ये RA प्लस JX ये स्टडी स्टेट। ये Z1 की वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा यहां पे फिर से आ जाते हैं। वोल्टेजेस क्या है? प्लस, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ये VA। ठीक है, इसी तरह ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये VB। इसी तरह यहां पे ये C वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये VC, VA2, VB2 और ये VC2। ये नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस के लिए है, ये VA1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो जनरेटर के सीक्वेंस इंपेडेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस Z1, Z2, Z2 ये सारा है। ठीक, अब फिर से IA2, IB2 और IC2। ठीक है, तो न्यूट्रल करंट IN, इसके क्रॉस वोल्टेज VN। अब फिर से न्यूट्रल करंट क्या होगी? IN इज इक्वल टू IA2 प्लस IB2 प्लस IC2। ठीक, तो IB2 क्या होता है? IB2 इज इक्वल टू IA2 इंटू अल्फा। निगेटिव सीक्वेंस में अल्फा, अल्फा मतलब IA2 एट द एंगल ऑफ प्लस 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब IC2 की वैल्यू क्या होती है? अल्फा स्क्वायर IA2। ये था। अब वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, IA2 प्लस अल्फा, IA2 प्लस अल्फा स्क्वायर IA2। IA2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अगेन ये टर्म क्या हो गया? 0। तो IN 0, इसलिए VN इज इक्वल टू माइनस ZN IN इज इक्वल टू माइनस ZN इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब न्यूट्रल फिर से ग्राउंड हो गया। इस इंपेडेंस का कोई मतलब नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये इंपेडेंस शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए। तो इस फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको यहां से किया, यहां से हटा दिया इसको, और इस न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया हमने ग्राउंड पे। इस ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट कर दिया, दोबारा से क्लोज सर्किट मिल चुकी है, अब फिर से मिल गई ये। अगर हम अब ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए न्यूट्रल पॉइंट हो गया, फिर से ये बनाया, निगेटिव क्या जुड़ा है? देखिए इससे पहले नेगेटिव वाले से न्यूट्रल, फिर उसके बाद Z2,
ये है Z2, ग्राउंड है, ये ग्राउंड से न्यूट्रल है, यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रल है ये, और फिर Z2, फिर उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज A2, ठीक, और ये निगेटिव और ये प्लस, ये हो गया VA2, ठीक है। करंट कैसे फ्लो कर रही है, टर्मिनल की तरफ, ये हो गया IA2। निगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस के, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के केस में इस तरह बनेगा, सिंक्रोनस मशीन का जो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा ये इस तरह बनेगा, ये Z2। पॉजिटिव सीक्वेंस में वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। करंट A2 की डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये A1 की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आप अगर फिगर याद रखेंगे तो आपको सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो भी हैं आसानी से आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मिलेगा हमें। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में भी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था वो नहीं होगा, फिर से ग्राउंड, ये सारे के सारे Z0 जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस है, ठीक है। ये A B और ये C प्लस माइनस VA0, ये VB0, फिर ये VC0, इस तरह हो गया, ठीक है। न्यूट्रल जो कनेक्ट है Zn के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट है, वोल्टेज Vn है, यहाँ पे In है, ठीक है। करंट्स सारी की सारी IA0, IB0, ये IC0, ठीक। ये हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से In इज इक्वल टू IA0 प्लस IB0 प्लस IC0। हम लोग जानते हैं IB0 इज इक्वल टू IC0 इज इक्वल टू IA0। तीनों करंट्स जीरो सीक्वेंस के केस में तीनों करंट सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये IA0 प्लस IA0 प्लस IA0, मतलब ये हो गया 3IA0। तो नेटवर्क में न्यूट्रल में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है 3IA0। अब हम न्यूट्रल को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करंट एग्जिस्ट कर रही है। पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस में न्यूट्रल करंट जीरो थी, इसलिए हमने डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस न्यूट्रल इंपीडेंस Vn क्या होगा, Vn इज इक्वल टू माइनस ऑफ Zn इंटू In माइनस ऑफ Zn इंटू 3IA0, ये आ गया हमारा न्यूट्रल के अक्रॉस वोल्टेज, ये मिल गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए, इस तरह से कैसे नेटवर्क हमारा जीरो सीक्वेंस के केस में बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहां से उठाइएगा, देखिएगा ग्राउंड है कनेक्ट, सबसे पहले इस तरह से ग्राउंड को बना लेते हैं ऊपर। ग्राउंड से सबसे पहले कौन सा कनेक्ट है, Zn कनेक्ट है, ये हो गया Zn, ठीक। उसके बाद यहां पे कहीं पे ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कनेक्ट है, Z0 कनेक्ट है, ये हमारा Z0 कनेक्ट है, ठीक। फिर उसके बाद टर्मिनल A है, फिर ये ग्राउंड हो गया, ये VA0,
अच्छा, अब जो करंट फ्लो कर रही है न्यूट्रल के केस में क्या कर रही है, 3Ia0 कर रही है, और Z0 से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, वो Ia0 कर रही है। तो इस वाले को हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज है ये Vn, ये Vn इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 3Zn इंटू I0, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3Zn इंटू Ia0। तो अगर हम यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे यहाँ पे इस तरह से Ia0, तो Zn की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3Zn रख देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए इक्वेशन जो हमारा हो रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ये Vn इज इक्वल टू माइनस 3Zn इंटू Ia0, अच्छा, जो Ia0 Z0 से फ्लो कर रही थी ये है, ठीक है। अब तो ये हमें जीरो सीक्वेंस नेटवर्क मिल गया। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के केस में इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस सर्किट से समझिएगा, ऐसे ही बनाया, पहले ग्राउंड बना दिया, फिर उसके बाद Zn कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो कर रही थी 3Ia0, तो हमने 3Ia0 को ना करके 3Zn में Ia0 को फ्लो कराया, ये कर दिया। हमारा इक्वेशन Vn के लिए सेम मिल रहा है दोनों को केस में, तो हमारा ये Ia0 फ्लो कर गई Z0 में, फिर उसके बाद Z0 कनेक्ट हुआ था न्यूट्रल के बाद, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद Z0 कनेक्ट हुआ, Z0 कनेक्ट कर दिया, फिर टर्मिनल ए आ गया, टर्मिनल ए की तरफ करंट जो फ्लो कर रही है Ia0 फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर Zn फॉर ओपन न्यूट्रल, दैट इज Zn इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे इसको ओपन कर दिया जाए, Zn को अगर यहाँ पे ओपन कर दिया जाए, यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, Zn इनफाइनाइट होगा, तो क्या हो जाएगा, Ia0 फ्लो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। Ia0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, Ia0 इज इक्वल टू 0, ठीक। और उस केस में क्या हुआ, मतलब हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट जीरो हो जाएगी, जीरो सीक्वेंस करंट हमें वहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड है, न्यूट्रल इंपेडेंस से, तो या तो वो शॉर्ट होगा तब हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क मिलेगा, अन्यथा मतलब तब हमें जीरो सीक्वेंस करंट मिलेगी, या फिर किसी इंपेडेंस से कनेक्ट होगा तब जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस करंट मिलेगी, जीरो सीक्वेंस करंट हमें मिलेगी। लेकिन अगर वो ओपन सर्किट है, ओपन हो गया बीच में, Zn इनफाइनाइट हो गया, तो हमारी Ia0 0 हो जाएगी। तो हमारा नेटवर्क इस तरह से बन गया। तो हमने ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए जो हमारा बना सिंक्रोनस मशीन के लिए, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए ये बन गया, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए ये बन गया, और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए ये बन गया, ठीक है, ये ठीक। तो अब हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पहले ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा सेंडिंग एंड, ये रिसीविंग एंड, ठीक है, ए बी सी, और ये हमारा न्यूट्रल, ये ए डैश बी डैश सी डैश और एन डैश, ठीक है। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर वोल्टेजेस क्या है इसका, VA ये वाला वोल्टेज, VB और ये वाला वोल्टेज VC। इसी तरीके से
ये वाला वोल्टेज वी ए डैश, ये वाला वोल्टेज वी बी डैश, ये वाला वी सी डैश। ठीक है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेजेस पर फेज वोल्टेजेस क्या है, वी ए डैश, वी बी डैश और वी सी डैश। सेंडिंग एंड पे वी ए, वी बी और वी सी। करंट्स क्या क्या है, आई ए पर फेज करंट, आई ए, आई बी और आई सी। इस तरह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन। अब अगर इस ट्रांसमिशन लाइन को हम इम्पिडेंस के फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा न्यूट्रल। ठीक, वोल्टेजेस प्लस माइनस, ये ए बी और ये सी, ए डैश बी डैश और सी डैश, ये वी ए प्लस माइनस ये भी वी बी, ये प्लस माइनस वी सी। ठीक है, प्लस माइनस ये वी सी डैश, ये वी बी डैश और ये वी ए डैश। ये हो गया। इम्पिडेंसेस क्या क्या है इसके, अच्छा करंट्स हमारी आई ए, आई बी और ये आई सी। सेल्फ इम्पिडेंस यहाँ पे आता है जेड एस, हर लाइन का खुद का इम्पिडेंस सेल्फ इम्पिडेंस जेड एस। हर मतलब हर फेज पे का जो इम्पिडेंस है, सेल्फ जो हर फेज का, प्रत्येक फेज का इम्पिडेंस है वो क्या है, जेड एस है। और एक फेज, दो फेजों के बीच में जो इम्पिडेंस है वो है, मान लीजिए ये जेड एम, म्यूचुअल इम्पिडेंस से कहते हैं। जेड एस सेल्फ इम्पिडेंस, जेड एम म्यूचुअल इम्पिडेंस। ठीक है, ये कहलाता है। ए और बी के बीच में जेड एम, बी और सी के बीच में जेड एम, ए और सी के बीच में जेड एम। ठीक है, जेड एस तो समझ में आता है कि हम मटेरियल वगैरह सारा आइडेंटिकल यूज करेंगे तो जेड एस तो इक्वल हो सकता है, लेकिन जेड एम कैसे इक्वल हो गया, फेज ए और बी के बीच में भी, फेज बी और सी के बीच में भी, और फेज सी और ए के बीच में भी। देखिए ए और बी के बीच में तो इक्वल हो सकता है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि स्पेसिंग लाइन की इक्वल है, तो इंडक्टेंस वगैरह जो उसके पैरामीटर्स है, पर यूनिट पैरामीटर्स है, पर फेज पैरामीटर्स है, वो इक्वल है। लेकिन फिर ए बी के बीच में जो गैपिंग है और फेज और सी के बीच में जो गैपिंग है वो अलग अलग, फिर भी जेड एम इक्वल है, वो कैसे, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। तो इसका आंसर है ट्रांसपोजिशन। ये क्या है, पर यूनिट इम्पिडेंसेस है। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी करंट्स हैं, ये हो गया फेज ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, फेज सी। ठीक, तो हर जो पूरी लाइन की लेंथ है, लाइन की लेंथ है पूरी, उसे उसके थर्ड पार्ट में ट्रांसपोजिशन क्या कहता है, L by 3 डिस्टेंस में। मान लीजिए L इज द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, L क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन क्या है, तो L by 3 में एक पोजीशन पे ये रहेंगे, अगले L by 3 में पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये, दूसरे में पोजीशन ये, तीसरे में पोजीशन ये। देखिए पोजीशन क्या हुआ, बदल गई, ये L by 3, अब ये भी L by 3, पोजीशन यहां पे क्या हुआ, बदल गई। ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांस बदलना, पोजीशन मतलब पोजीशन, पोजीशन बदल गई। अब अगले वाले में क्या होगा, इस तरह चेंज हो जाएगा, फिर
ये वाला इस तरह से, उसके बाद ये वाला इस तरह से। तो ये हमारा रिसीविंग एंड हो गया, ए डैश जो हमारा रिसीविंग एंड आ गया ये हो गया। अब ये L/3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए इम्पिडेंस Z A और B के बीच में जो है वो क्या है, ZM1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ZM2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ZM3 है। तो जो एवरेज इंपिडेंस आएगा, एवरेज म्यूचुअल इंपिडेंस आएगा, वो क्या आएगा, ZAB ZMAB एवरेज इज इक्वल टू ZM1 प्लस ZM2 प्लस ZM3/3, ये आएगा। और ये किसके बराबर होगा, अब B और C के लिए भी यही चीज आएगा। यहाँ पे देखिएगा यही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस बड़ी वाली, यहाँ भी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये ब्लैक, फिर ये बड़ी डिस्टेंस, फिर ये दो छोटी डिस्टेंस। तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ये हो गया ZMBC ZMCA इज इक्वल टू ZM, ये आता है म्यूचुअल इंपिडेंस। इस तरह से ट्रांसपोजिशन की वजह से हमारा जो म्यूचुअल इंपिडेंस है हर दो फेजों के बीच में वो इक्वल होता है सभी फेजेस के लिए, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। A voltage drop in phase A along the line VA माइनस सेंडिंग एंड पे वोल्टेज VA है और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज VA डैश है, VA डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZS इंटू IA, ZS इंटू IA सेल्फ वाला। फिर B के बीच में करंट B को लेते हुए और A और B के बीच जो म्यूचुअल इंपिडेंस है वो आ जाएगा, ZM इंटू IB प्लस C वाले के लिए तीसरा ZM इंटू IC, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फेज बी के लिए भी सेम मैनर में आ जाएगा, इसी तरीके फेज सी के लिए ठीक है। इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, VA VB और ये VC माइनस VA डैश VB डैश और ये VC डैश, IA IB IC ZS ZM 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 ZS ZM 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 ये ZS। इस तरह से हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, VP सेंडिंग एंड फेज वोल्टेज वेक्टर, सेंडिंग एंड फेज वोल्टेज वेक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ VP डैश रिसीविंग एंड फेज वोल्टेज वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं Z, ठीक है। और ये वाली करंट IP फेज करंट वेक्टर, ये हो गया। तो हमें क्या इक्वेशन मिला,
VP माइनस VP डैश इज इक्वल टू Z इंटू IA। ये मिला हमें अभी किसे फेस क्वांटिटीज में। अब हम इसको सीक्वेंस नेटवर्क की क्वांटिटीज में लिखते हैं। तो VP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A VS माइनस VP डैश को A VS डैश, Z को ZA हैं, IA को A IA डैश, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये लिखेंगे VS माइनस VS डैश इज इक्वल टू A इनवर्स ZA इंटू IA डैश, IS नॉट IA, दिस इज IS, ये भी IS, सीक्वेंस नेटवर्क करंट है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, ये हमें क्वेश्चन मिल गया। अब इसका इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो ये आती है A इनवर्स ZA इज इक्वल टू आता है हमारा ZS माइनस ZM 0 0, और ये 0 ZS माइनस ZM 0 0 0 ZS प्लस 2 ZM, ये हमारी वैल्यू आती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे Z1 0 0 0 Z2 0 0 0 Z0। अब इस इक्वेशन से लिखिए VS माइनस VS डैश इज इक्वल टू Z1 0 0 0 Z2 0 0 0 Z0, ये इंटू IS। इसको इम्पिडेंस के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर VS को लिखेंगे क्या आएगा, VA1 VA2 VA0 माइनस ऑफ VA1 डैश VA2 डैश VA0 डैश इज इक्वल टू Z1 0 0 0 Z2 0 0 0 Z0। IS को क्या लिख सकते हैं, IA1 IA2 ये IA0, इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं तो VA1 माइनस VA1 डैश इज इक्वल टू Z1 इंटू IA1, मतलब यहाँ पे देखिए VA माइनस VA डैश कर रहे थे तो हमें IA भी लेना पड़ रहा था, IA वाला टर्म भी एग्जिस्ट कर रहा था, IB वाला भी कर रहा था, IC भी कर रहा था, मतलब यहाँ पे तीनों करंट्स की कपलिंग थी, म्यूचुअल कपलिंग थी इम्पीडेंसेस का। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है हमें सीक्वेंस नेटवर्क में कि VA माइनस VA1 डैश इक्वल टू Z1 इंटू IA1, केवल एक सीक्वेंस नेटवर्क में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही ली जाएगी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में। ठीक है, बाकी दोनों टर्म्स IA2 और IA0 के लिए जीरो हो जा रहे हैं फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए केवल निगेटिव सीक्वेंस करंट का टर्म रह जा रहा है, बाकी दोनों करंट जीरो हो जा रही, बाकी दोनों टर्म्स जीरो हो जा रही हैं। और इस तरह जीरो सीक्वेंस के लिए ये केवल जीरो सीक्वेंस वाला रह जा रहा है और पॉजिटिव और निगेटिव के लिए जीरो हो जा रहा है। अच्छा, जनरली क्या होता है, Z1 इज इक्वल टू Z2 एंड Z0 इज जनरली 2 to 3 times of Z1 and Z2, मतलब ZS प्लस Z2 ZM, ZS माइनस ZM के लगभग 2 से 3 गुना होता है। अब इसकी सहायता से, ये जो मैट्रिक्स मिल गई हमें, इसकी सहायता से अब हम बना सकते हैं अपना सीक्वेंस नेटवर्क फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एज वेल एज जीरो सीक्वेंस। अब इस इक्वेशन देखिएगा, VA1
माइनस VA1 डैश इज इक्वल टू Z1 IA1। तीसरा VA2 माइनस VA2 डैश इज इक्वल टू Z2 IA2। इसी तरीके से VA0 माइनस VA0 डैश इज इक्वल टू Z0 इंटू IA0। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम बनाएंगे ये हमने ग्राउंड ऊपर कर दिया, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या बनेगा, ये Z1 ये माइनस प्लस ये VA1 और ये VA1 डैश। करंट कौन सी फ्लो कर रही है, IA1। इस इक्वेशन में देखिएगा VA1 माइनस VA डैश इज इक्वल टू Z1 इंटू I1, ड्रॉप ये है। इसी तरीके से निगेटिव सीक्वेंस के लिए Z2 माइनस प्लस VA2 माइनस प्लस VA2 डैश, IA2 करंट फ्लो कर रही है, निगेटिव सीक्वेंस में आ गया। इसी तरह जीरो सीक्वेंस में माइनस प्लस VA0 माइनस प्लस VA डैश A0 ये Z0 ये IA0। देखिए तीनों सीक्वेंस नेटवर्क की आपस में कोई कपलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एडवांटेज मिलता है ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंस नेटवर्क को बनाने में। ठीक है, अब तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देख लिया, सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी देख लिया और सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन भी देख ली। अब हम अपने अगले लेक्चर में सीक्वेंस नेटवर्क देखेंगे ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर सीक्वेंस नेटवर्क कैसे है। जब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे तब फिर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे और इन सब का बहुत ही ज्यादा यूज होगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में, या यूं कहूं कि इसके अलावा मतलब इसके बिना अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको बेहतर तरीके से समझिए। अभी ये मत समझिए इसका क्या आगे हमें यूज होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है। आपको ये समझना है कि अभी आप अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है वो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।